क्लास 11। लास्ट टाइम हमने फंक्शन जो टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था और वो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद फंक्शन में ही अगर हम आगे बढ़े तो इसमें आपके पास एनसीईआरटी में सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स मींस कि आपके पास कुछ स्पेशल टाइप के क्या होंगे फंक्शंस हैं और हम उनका ग्राफ देखते हैं तो उनका ग्राफ किस टाइप से बनता है। इसी में आपके पास है फर्स्ट नंबर पे आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट नंबर पे आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। तो लेट कैपिटल आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपको पता है कि कैपिटल आर क्या होता है, सेट ऑफ बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। और हम लोग कैपिटल आर में क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। वो इस टाइप से कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, यानी इसका डोमेन भी r है, कोडोमेन भी क्या है r है, बाय y इक्वल टू f of x। y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास f of x हो गया और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास x हो गया या f of x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास x हो गया फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। और जितने भी x होंगे किसकी वैल्यू होंगे कैपिटल R की, यानी कि ये इस वाले कैपिटल R की। Such a function is called the identity function. Such a function is called the identity function. इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मेनली आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि डोमेन और कोडोमेन दोनों किसी भी फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि सेम के साथ क्या सेम में हम लोग क्या देख रहे हैं फंक्शन देख रहे हैं। इसमें क्या डोमेन ऑफ f इस क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा एंड कोडोमेन ऑफ f वो भी क्या हो गया आपका r हो गया। किस फंक्शन के लिए जो ये फंक्शन है आपके पास f और y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू कितना आपके पास x है। अब अगर हम लोग इसका क्या बनाएं, अगर हम लोग इसके क्या बनाएं ग्राफ बनाएं, इसके क्या बनाएं हम लोग ग्राफ। और इसमें एक चीज और लिखना भूल गया मैं, कॉमा ये अगर यहां कॉमा लगा दें रेंज ऑफ f इज आल्सो r। रेंज ऑफ f भी क्या हो जाएगा आपके पास r हो जाएगा आपका। तो रेंज हो गया आपकी f की वो क्या हो जाने वाली r होने वाली। कैसे होने वाली, यहां x को आप वैल्यू पुट करते रहेंगे इक्वल टू कितना आपके पास x है तो आपको सेम मिलता जाएगा। तो रेंज भी क्या होगी इसकी r होगी, डोमेन भी r है, कोडोमेन भी क्या इसका r है। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है, ग्राफ बनने वाला कैसे सिंपल से y इक्वल टू x को लिया आपने x की जगह पर 1 रखा तो y भी कितना हो जाएगा आपका 1। तो कहने का मतलब x 1 y 1। दूसरा अगर आपने x को 2 रखा तो y भी कितना जाएगा 2, x को 3 रखा तो y भी कितना जाएगा आपका 3। ठीक है यहां तक। तो अगर x 1 है तो y भी 3 ये हो जाएगा आपके पास, x 2 है तो y भी 2 हो जाएगा इस टाइप से, x 3 है तो y भी कितना जाएगा आपका 3, -1 रखेंगे तो माइनस फिर -2। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता जाएगा और इसके ग्राफ को आप इस टाइप से डिनोट करने वाले हैं ये ग्राफ। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ इसका y इक्वल टू f of x। y इक्वल टू किसका ग्राफ है f of x का, y इक्वल टू कितना होगा f of x इक्वल टू कितना होगा x। तो यानी कि जो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से बनेगा। और ये ग्राफ इस टाइप से बनता है कि ये जो x एक्सिस है और ये जो ग्राफ की लाइन इनके बीच का जो एंगल होगा 45 डिग्री का एंगल बनता है। यहां एंगल जो होगा वो कितना एंगल बनेगा आपका 45 डिग्री का। तो ये था आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं। आपके पास जो सेकंड नंबर फंक्शन है वो है कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। इसमें कुछ स्टेप्स है कि द फंक्शन f such that ये f is a function from r to r by y equal to f of x। by y equal to कितना है आपके पास f of x equal to c है, इक्वल टू कितना हो गया आपके पास c हो गया, इक्वल टू कितना हो गया c हो गया। कहने का मतलब ये है कि f of x equal to कितना आपका टोटली c है और मैं x बिलोंग्स टू कितना r है। तो x किसका एलिमेंट है r मतलब ये जो इसका एलिमेंट हो जाएगा x where c is a constant और c क्या आपके पास कांस्टेंट है and each x belongs to r। कहने का मीनिंग ये है ये कोई फंक्शन है, आप x को कोई भी वैल्यू पुट करें, आप x को यानी x belongs to r है तो आप x को कितनी भी वैल्यू पुट करते रहें आपके पास f of x की वैल्यू हमेशा c ही रहेगी। यानी f of x की वैल्यू हर केस में क्या आएगी आपके पास c आने वाले, इसमें कभी भी कोई चेंज होगा ही नहीं। तो जिसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा है हम उसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ फंक्शन की बात हो रही है इसलिए वो क्या हो गया आपके लिए कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। डोमेन ऑफ f, तो ये जो फंक्शन है f इसका जो डोमेन हो जाएगा ये r हो जाएगा आपके पास एंड रेंज ऑफ f, रेंज जो होगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी c हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी आपके पास c हो जाएगी। कहने में ये है कि जो x होता है आपका वो डोमेन होता है और जो f
जो एफ ऑफ एक्स की आपको वैल्यू मिलती है उस एक्स को पुट करके फंक्शन में, वो आपके पास रेंज होता है, वो आपके पास क्या होता है, रेंज होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि x को आपने वैल्यू पुट कर दी, कितनी r पुट कर दिया, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, c मिलेगा। c मींस कांस्टेंट मिलने वाला, उसमें कोई चेंज ही नहीं होने वाला, इसलिए हम लोग इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपके पास c हो जाएगी। अब मुझे किसी का ग्राफ बनाना, तो लेट्स सपोज मैंने लिखा f of x इक्वल टू कितना लिख दिया, 3। f of x इक्वल टू कितना लिख दिया, 3। आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और आपको पता है कि y इक्वल टू कितना होता है, f of x होता है, और f of x की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब इस ग्राफ में ये x एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आपको y एक्सिस होगी, इसमें y इक्वल टू 3 कहां दिख रहा है आपको, y इक्वल टू 3 ये दिख रहा है आपको, ये y इक्वल टू 3 है। अब जब ये y इक्वल टू 3 है, इसका मीनिंग ये है कि आप y यहां x को कोई भी वैल्यू रखो, आप x को कोई भी वैल्यू रखो, f of x इक्वल टू 3 है, तो आपने x को 1 रखा, f1 की वैल्यू 3 आएगी, 2 रखा तो 2 की वैल्यू 3 आएगी, 3 रखने पे भी कितना आएगा, ये 3 आएगा, आपने -1 रखा तो भी -1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, आपने -2 रखा तब भी 3 आने वाला है, आपने कहीं पर 0 रखा तब भी 3 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि आप फंक्शन की वैल्यू x पे इसको पुट कर रहे हैं, x को पुट करेंगे हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे, ये तो क्या है, कांस्टेंट है आपके पास, और यहां मैंने 3 लिया, सब में कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। इसका मतलब जब x 0 था तो y कितना आएगा, 3, जब x 1 था ये भी 3, 2 पे भी 3, 3 पे भी 3 रहेगा आपके पास, -1 पे 3 है, -2 पे भी 3 है, -3 पे भी 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका जो ग्राफ बन जाएगा इस टाइप से लाइन बन जाएगी, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, और जो किसके पैरेलल होगी आपकी, वो पैरेलल होने वाली किसकी, x एक्सिस की पैरेलल होगी। तो ये ग्राफ है किसका, कांस्टेंट फंक्शन का। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। रफली आपको सिर्फ ग्राफ देखना कि ये ग्राफ इस टाइप से बनेंगे, और ग्राफ बनाने का एक ही वे होता है जो आपने लास्ट 2-3 क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि आपको x को वैल्यू पुट करो, आपको y मिलता जाएगा, और उन x और y की वैल्यू को ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देंगे, वहां से जो आपको फिगर मिलता है उनका हम लोग, उन पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, उसका हमें एक फिगर मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलेंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को। क्लास नेक्स्ट है आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आपने 9th में पढ़ा था, 10th में, ये वही पॉलिनोमियल है, लेकिन हम उसको कैसे यूज करेंगे, एज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन f such that r to r, यानी कि f एक फंक्शन है जो r से r में है, is said to be polynomial function, is said to be polynomial function if for each x belongs to r, if for each x belongs to capital R, y equal to f of x है, यहाँ polynomial की वैल्यू जाएगी आपके पास a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus z plus an x to the power n। और आपको पता है कि polynomial को हम 2 टाइप से राइट कर सकते हैं, एक जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जो पावर है उसकी इंक्रीजिंग फॉर्म में या उसकी डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो यहाँ मैंने इसको इनको राइट किया है इंक्रीजिंग फॉर्म में, और हम लोग से डिक्रीजिंग फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। where n is a नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसमें जो n है यानी कि जितने भी 1 2 3 4 ये सारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, एंड जो a0 a1 a2 a3 दैट इज नो, ये बिलोंग्स टू कितना होंगे, r, यानी कि रियल नंबर्स होते हैं, ये क्या होता है आपके पास, रियल नंबर्स होते हैं। तो ये था आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आपको देखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ किस टाइप से बनता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन एक फंक्शन f such that r to r defined by y equal to f of x equal to x square comma x belongs to r, यानी ये क्या आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था 10th में, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ इसका ग्राफ शो करा रहा हूं आपको। इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है, ये y डैश हो गया, ये आपके पास y होता है, और ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास x डैश हो जाता है, इस टाइप से। इनका अगर हम ये ओरिजिन होता है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ -1 -2 -3 -4, here 1 2 3 4 5, इस टाइप से। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, आपके पास एक पैराबोला टाइप होता है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, किसका, जो ये फंक्शन है आपके पास। तो आप इजीली इसका क्या कर सकते हैं, इस टाइप से ग्राफ बना सकते हैं, किसका, y इक्वल टू f of x इक्वल टू कितना आपके पास, x स्क्वायर। यहां सिर्फ ये देखना आपको कि ये जो फंक्शंस हैं इनके ग्राफ किस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। तो ये एग्जांपल लिया था मैंने इसमें, और इसका ये ग्राफ इस टाइप से बन सकता है। ऐसे आपके पास आ जाएगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ था, ऐसे क्यूबिक का बनेगा, फिर बाय क्वाड्रेटिक का बनेगा। तो ये बहुत सारे क्या होता है, लीनियर का ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है।
रेशनल फंक्शन, ये आपके पास फोर्थ नंबर पे। तो रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शंस आर फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ द टाइप, और ये कुछ ऐसे टाइप्स होता है f of x अपॉन g of x, f of x अपॉन g of x, where f of x and g of x are polynomial function, f of x and g of x are polynomial functions of x defined in a domain, defined in a domain, जो कि डोमेन में क्या होता है, डिफाइन होता है, g of x की वैल्यू क्या नहीं होती, does not equal to 0, यानी कि g of x जो है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 0? क्योंकि अगर यहाँ 0 हो गया तो एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसलिए यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो रेशनल फंक्शन होता है उसमें 2 फंक्शन होते हैं, यानी एक जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन होता है, एक क्या होता है आपका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है, दोनों सेपरेटली क्या होता है आपके पास फंक्शंस होते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक फंक्शन f such that r माइनस 0 है, r माइनस कितना दिख रहा है आपको 0, इसका मतलब इस r के अंदर रियल नंबर इसका तो 0 नहीं है, 0 को हमने माइनस कर दिया उसके अंदर, टू r डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 1 upon x है, x बिलोंग्स टू r और x की जो वैल्यू होगी वो r माइनस 0 हो जाएगी, यानी क्लियरली जो डोमेन है वो इस टाइप से होना चाहिए। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप यहाँ x को वैल्यू पुट करते रहेंगे तो f of x में आप x की सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा, लेकिन जैसे आप 0 पुट करेंगे यहाँ 0 ये 1 upon 0 तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, और आपको दिख रहा है ये 1, ये f of x हो गया, x आपका g of x हो जाएगा। तो ये जो f है आपके पास मतलब ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका x पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो इस टाइप से इसको आप क्या बोलने वाले हैं, रेशनल फंक्शन बोलने वाले हैं। और इसका जो ग्राफ बनेगा उसका कुछ ग्राफ इस टाइप से बनता है आपके पास ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है, तो आप इजीली इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इस यहाँ से कुछ इस टाइप से ग्राफ बनने वाला है, इस टाइप से इस टाइप से। तो ये जो फंक्शन है ये ग्राफ है f of x इक्वल टू 1 upon x फंक्शन का, आप इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करें, आपने 1 पुट किया 1 आएगा, 2 पुट किया ये 1 पे 1 हो जाएगा, 2 पुट किया तो ये 1 upon 2 हो जाएगा, फिर से इस टाइप से ये ग्राफ क्या होगा आपका बनता रहेगा। तो कहने का मीनिंग है इस टाइप से आपको ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ये ग्राफ किसका हो गया आपका रेशनल फंक्शन का ग्राफ हो गया। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन या आप इसको कभी-कभी मॉड फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन है द फंक्शन f such that r to r, यानी कि फंक्शन f जो r से लेकर r तक है, डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू mod of x। f of x इक्वल टू कितना आपके पास mod of x है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल R, फॉर ईच यानी जितने भी आपके पास क्या होगा डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। इस कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, इसको आप लोग क्या बोलने वाले हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलने वाले हैं। और जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसमें ये होता है कि जो जब x नेगेटिव होगा, जब आपके पास x क्या होता है नेगेटिव होता है, उस केस में mod of x की वैल्यू क्या होगी आपको -x होती है, और जब x क्या होता है आपके पास नॉन नेगेटिव होता है उस समय mod of x की वैल्यू क्या होती है आपके पास पॉजिटिव होती है। तो दैट इज f of x इक्वल टू f of x की जो वैल्यू होगी x होगी if x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और f of x की वैल्यू -x होगी if x क्या होगा आपका लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। इसका जो ग्राफ होता है आपके पास किसकी ग्राफ की बात हो रही है, f of x इक्वल टू x की। अगर आप इसमें वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर आपने x को 1 पुट किया तो y 1 आएगा, x को 2 पुट किया तो y 2 आएगा। इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और ऐसे ही अगर आप दूसरा वाला ग्राफ बनाएंगे f of x इक्वल टू कितना -x, इसका ग्राफ पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा -1, तो इसका ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, ये दोनों क्या होता है आपके पास मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे क्या होती है दोनों मिरर इमेजेस होता है। अगर इन दोनों को मैं मिला के लिख दूं तो ये हो जाएगा आपके पास f of x इक्वल टू कितना mod of x। तो ये आपके पास मॉडुलस फंक्शन का क्या है आपके पास एक ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। तो आपके पास है सिग्नम फंक्शन, 6 नंबर का जो फंक्शन है उसका नाम है आपके पास सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन में ऐसा है कि द फंक्शन f such that r to r defined by f of x equal to mod of x upon x, f of x equal to कितना mod of x upon x, comma x does not equal to 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती आपकी 0 नहीं होगी। दैट इज इसका मीनिंग ये है कि
f(x) की जो वैल्यू है वो 1 होगी जब x ग्रेटर देन कितना होगा आपके पास 0 होने वाला है। सेकंड है f(x) की वैल्यू 0 होगी जब x इक्वल टू 0 होगा, और f(x) की वैल्यू -1 होगी जब x क्या होगा लेस देन कितना होगा -1 होगा। यहां एक और बात है ना, एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब समझ आ रही बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो आपके पास है x mod of x इक्वल टू x upon x है, तो x अगर x की वैल्यू जो है आपके पास x ग्रेटर देन कितना होता है 0, तो जो mod of x होगा x हो जाएगा, दोनों कैंसिल कितना हो जाएगा आपके पास 1। और अगर f of x की वैल्यू जो है आपके पास x लेस देन 0 है, तो इसकी वैल्यू जाएगी -x upon x, ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा -1, और 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 0। तो ये इस टाइप से इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग सिग्नम फंक्शन। तो ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन, इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। द डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन इज कैपिटल R। तो जो सिग्नम फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो कैपिटल R, यानी कि x को आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एंड रेंज हो जाएगी, रेंज मैंने कितनी बार बोला आपको कि ये f(x) है, f(x) की वैल्यू f(x) को लेट्स सपोज आपने लिख दिया 2x लिख दिया, तो ये जो x दिख रहा है आपको, ये जो x है ये डोमेन है आपका, ये क्या आपके पास डोमेन है, और इसको सॉल्व करने यहां से जितनी वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी रेंज हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये कि x को अगर आपने 0 से ग्रेटर वैल्यू दी है तो आपको 1 मिलेगा, x को अगर आपने 0 दिया तो आपको 0 मिलने वाला है, x को अगर आपने लेस देन सॉरी मिस्टेक हो गया, अगर x को अगर आपने लेस देन 0 वैल्यू दी तो आपको कितना मिलेगा -1। यानी कि अगर आप x को कोई भी वैल्यू पुट करने हैं, आपको x को कोई भी वैल्यू पुट करें, आपको सिर्फ 1 0 -1 ये तीनों ही वैल्यू मिलने वाली है, कोई अदर वैल्यू नहीं मिलने वाली। इसका मतलब जो आपका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा आपके पास -1, 0, 1। ठीक है ना। उसके बाद द ग्राफ ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड बाय इज गिवन बाय। तो जो सिग्नम फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे दिया जाएगा, इसमें कितने नंबर दिख रहे हैं आपको एक बात और समझनी है कि जो y ये जो f(x) होता है आपके पास y इक्वल टू कितना होता है f(x) होता है, y इक्वल टू कितना होता है f(x). इसका मतलब f(x) की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू y की भी होगी। इसका मतलब अगर f(x) इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो ये लेकिन 1 कब आएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें ये 0 है, ग्रेटर देन 0 कहां होता है इस साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू 1 का ग्राफ। उसके बाद x इक्वल टू जब 0 है तो y x इक्वल टू जब 0 है तो फंक्शन y की वैल्यू कितनी 0, तो 0 पर तो यही रहेगा अपना। इसके बाद y की वैल्यू -1 हो जाएगी जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो x की वैल्यू लेस देन 0 इस साइड की होगा तो ये -1 इस साइड जाएगा, तो y इक्वल टू कितना होगा आपके पास -1। तो ये ग्राफ बन गया आपका सिग्नम फंक्शन का। इसके बाद इसमें लास्ट फंक्शन है और उसको भी देखते हैं हम लोग, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्लास 11 आपके पास लास्ट फंक्शन इसमें और उसका ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये कुछ स्टेप्स है, ध्यान से देखिएगा। द फंक्शन f such that r to r, यानी कि r से लेके r में एक फंक्शन है, यानी कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a set capital R to a set capital R। इसको ऐसे रीड करते हैं, डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू इस कुछ स्टेप्स से भरा हुआ आपके पास x, नहीं ये मोड है नहीं ब्रैकेट है, ये आपको इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। f of x इक्वल टू आपके पास इसको रीड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समटाइम हम इसको बॉक्स भी बोलते हैं, बॉक्स ऑफ x भी बोलते हैं, ये बॉक्स के अंदर क्या आपके पास x है, या इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टेप फंक्शन, या इसको क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल R है, यानी कि x किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को बिलोंग करेगा। assume the value of the greatest integer less than or equal to x। इसका मतलब होता है कि greatest integer function less than equal to x, greatest integer function less than equal to क्या होता है आपका x होता है। यानी कि x की आपने क्या करनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, लेकिन किसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, हमने इंटीजर की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। such a function is called the greatest integer function। और इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कहने का मीनिंग ये कि f of x इक्वल आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस टाइप से गिवन है। तो अगर आपने वैल्यू अब x को रियल यानी कि r है, r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अगर आपने x को वैल्यू पुट की 1.2 तो यहां हो जाएगा 1.2, लेकिन जब आपने x की वैल्यू 1.2 पुट की तो जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आने वाली है 1।
कितनी आने वाली है आपकी 1 आएगी। अब 1 क्यों आएगा, इसका मतलब ये था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन लेस देन इक्वल टू x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.2 है, तो x की जो क्या होगा बड़ी से बड़ी वैल्यू ग्रेटर से ग्रेटर वैल्यू आएगी लेकिन वो इंटीजर में आएगी, लेकिन उसकी वैल्यू ये जो x गिवन है आपका इससे बड़ी नहीं होगी, यानी 1.2 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो 1.2 से ग्रेटर जो आपका इंटीजर होता है तो 2 हो जाता है, तो यानी कि 1.2 से जो लेस देन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ लिख दूं 0.5, तो यहाँ अगर 0.5 होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, इंटीजर की वैल्यू है, ये सिर्फ इंटीजर ले सकता है। अगर आपने यहाँ लिखा माइनस का 0.2 लिख दिया आपने, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना माइनस 0.2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1 हो जाएगी। तो ये इस टाइप से आपके पास क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। अब आपने यहाँ फ्रॉम डेफिनेशन हुई है तो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, जब आपके पास x की वैल्यू होगी वो -1, यहाँ मैंने -1 लिखा तो वो 1 हो जाएगा। जब आपके पास फंक्शन की वैल्यू जाएगी -1 से लेके -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन कितना जाएगा आपका 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर -1 से लेके 0 से लेस देन होती है तो फंक्शन की वैल्यू उस टाइम में कितनी आएगी -1 आएगी, और अगर 0 से लेके 1 से लेस देन रहता तो 0 आएगा, और अगर 1 से लेके 1 के इक्वल और 2 से लेस देन होगा तो कितना आएगी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। इस फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी जब आपका x इनमें बिलोंग करेगा। अब आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन है, सर अगर कभी ऐसा हो जाए f1 है और यहाँ 1 है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी क्योंकि इंटीजर हो गया आपके पास, ठीक है। और तो अगर आप इसको देखिए, अगर आप इसके बाद एंड सो ऑन चलता रहेगा, नेक्स्ट बनाएंगे तो वहां कितना जाएगा 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन कितना जाएगा 4, तो इसका ग्राफ देखिएगा किस तरह से बनेगा, तो -1 से लेके 0 तक, तो -1 और 0 ही है आपके पास, तो -1 से लेके 0 में फंक्शन की वैल्यू कितनी बनने वाली है आपके पास -1 आएगी, फंक्शन की वैल्यू कितनी आने वाली है -1, तो -1 कहां है, ये आपके पास -1, तो इस तरह से बन जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट कितना आपके पास दिख रहा होगा, नेक्स्ट अगर आएगा तो वो कितना हो जाता है आपके पास -2 हो जाता है, वो कितना हो जाता है आपके पास नेक्स्ट -2, वो इस टाइप से हो जाता है, यहां से लिख देते -2 हो जाएगा। इसके बाद और एक बात और याद रखना होगा, इसमें ना ये वाला साइन इस टाइप है, यहां सर्कल करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू -1 नहीं होगी। नेक्स्ट की जो वैल्यू आती है आपके पास वो 3 पे आ जाती है और 3 से लेके इधर भी आ जाती है आपके पास। अब यहां देखें पॉजिटिव में देखें कि 0 और 1 के बीच की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, तो वो 0 और 1 के बीच की वैल्यू 0, तो ये रहेगा आपके पास 1 और 2 पे कितना आएगा तो 1 आएगा, तो ये रहा 1 और ये 2 है, 2 पे नहीं होनी चाहिए वैल्यू, किस पे नहीं होनी चाहिए 2 नहीं होनी चाहिए, तो यहां हो जाएगा आपके पास 2 से लेके इस टाइप से। फिर नेक्स्ट आपका 2 और 3 के बीच में कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, तो 2 आएगा तो 2 ही है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये कुछ स्टेप बन रहे हैं, इसमें क्या बन रहे हैं ये स्टेप, तो ये जो स्टेप होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या स्टेप फंक्शन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टेप फंक्शन, तो ये किसका ग्राफ हो गया आपके पास स्टेप फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हो गया। तो क्लास आपके पास ये सारी चीजें थी, आपके पास ग्राफ ऑफ सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स था, तो आपके पास 7 टाइप्स की क्या थे आपके पास फंक्शन थे, उन 7 टाइप्स का आपने क्या देखा ग्राफ में देखा। एक्चुअली आपने रफली देखा क्योंकि हमने प्रॉपर वे से उसका ग्राफ नहीं बनाया, क्योंकि ग्राफ तो सेम वैसे ही बनता है जैसे आप लोग सिंपल से ग्राफ बनाते हैं, उसमें सिर्फ x को वैल्यू पुट करते y मिलता जाएगा, उसको टेबल पे रख देंगे, उस टेबल को प्लॉट कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या थी फंक्शन से रिलेटेड थी। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और किसी स्केलर से क्या हम किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे और कुछ उसके एग्जांपल्स करेंगे, देन उसके बाद उसको बेस्ड एक्सरसाइज उसको करेंगे। तो थैंक यू क्लास 11।